हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग राहुल सर, थैंक यू। संजीव कुमार, सचिन राय, अंजलि कुमारी, किरण राज, हाय। सभी को मेरे तरफ से थैंक यू। गुड मॉर्निंग आशीष, शुभ आशीष। और कंपटीशन प्रो चैनल पर आज मेरा पहला क्लास है और स्टार्टिंग मैं ही कर रहा हूँ। और आज आपको इसमें रीजनिंग के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। हाँ, मॉर्निंग, आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सफलता मेरा जन्म से राहुल वर्मा, थैंक यू आप लोग को। जयराम जी आपको भी, विशाल जी आपको भी। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, रीजनिंग जो विषय है, इस रीजनिंग विषय में हम लोग जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, वह बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, या आधे आगे आने वाले जो नीट का रूप धारण कर लेंगे, सीईटी का रूप धारण करेंगे, तो उसमें भी रीजनिंग का स्वरूप सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। वहाँ पर भी आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सारे विषय को पढ़ना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। हाँ हाँ गौतम कुमार जी, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। मैं देख रहा हूँ आपका। अब हम लोग टॉपिक पर आ जाइए। तो रीजनिंग में जिसको हम लोग तर्क शक्ति कहते हैं, इस रीजनिंग में आप जानिए कि इसके दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं भाषिक, और एक को बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। जिसको हिंदी में कहते हैं अभाषिक। अब भाषिक और अभाषिक दोनों को समझने की जरूरत है कि भाषिक किसको कहते हैं और अभाषिक किसको कहते हैं। भाषिक जिसके पास अपनी भाषा हो, और अभाषिक जिसके पास अपनी भाषा नहीं हो, उसको अभाषिक कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में तुम कह सकते हो कि इसको हम लोग आदमी का डॉक्टर कहते हैं और इसको हम लोग जानवर का डॉक्टर कहते हैं। इसलिए रीजन यह है कि भाषिक जिसके पास भाषा हो, अर्थात जब कोई मनुष्य को बीमारी होता है तो वह जाकर के डॉक्टर के पास कहता है कि मेरा सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो वह भाषा के द्वारा कहता है, इसलिए यह भाषिक रीजनिंग हुआ। लेकिन वही जाकर के अगर कोई जानवर को बीमारी हो तो वह अपनी भाषा के द्वारा नहीं कहता है, वह लक्षण के आधार पर, वह नेचर के आधार पर डॉक्टर पकड़ता है कि इस जानवर को कौन सा बीमारी है। इसलिए नॉन वर्बल में बोला नहीं जाएगा, लेकिन यह सारा काम वही करेगा जो वर्बल करेंगे। इसलिए इसको जानवर का डॉक्टर कहते हैं और इसको आदमी का डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, स्लोगन से शुरू किया जाए तो स्लोगन आप तो जानते हैं कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। ये तो आप जानते ही रहते हैं। अब इस वर्बल रीजनिंग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग,
और एक को बोलते हैं एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। एक को बोलते हैं मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग और एक को बोलते हैं एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। अभी जो इस वर्बल और नॉन वर्बल का जो कंसेप्ट चल रहा था, तो इसमें देखा जा रहा था कि जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं उसमें वर्बल रीजनिंग से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। नॉन वर्बल से बैंक के एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, केवल इस वर्बल रीजनिंग से ही बैंक के एग्जाम्स में क्वेश्चन इनके द्वारा पूछे जा रहे हैं। बैंक के एग्जाम्स में नॉन वर्बल से क्वेश्चन न के बराबर पूछ रहा है, एकदम न के बराबर पूछ रहा है। लेकिन जब भी आप पहुंचेंगे एसएससी में, इस एसएससी में पहुंचेंगे, रेलवे में आएंगे, तो यहाँ पे वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेलवे में भी यहाँ से वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एसएससी और रेलवे में इस वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बैंक के एग्जाम्स में नॉन वर्बल से क्वेश्चन न के बराबर पूछते हैं। अब ये मैथमेटिकल और एनालिटिकल रीजनिंग जो है, ये दोनों खास करके बैंकिंग सेक्टर में जो पीओ सेक्टर होते हैं, पीओ सेक्टर, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन खूब होते हैं। जो एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल होता है, उस ग्रेजुएट लेवल में भी इस एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग से वो पीओ हो, एसएससी हो, रेलवे हो, वो सारे सेक्टर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आने वाले वक्त में अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आने वाले वक्त में जो एग्जाम्स होंगे वह सीईटी के द्वारा होंगे। इस सीईटी में क्या होंगे, इसको समझने की ज़रूरत है कि सीईटी में साल में 1 या 2 परीक्षाएं होंगे इस सीईटी के द्वारा, और इसका भी सिलेबस में मैथ्स होंगे, इंग्लिश होंगे, जीएस होंगे, इसके अलावा मेरा एक विषय रीजनिंग भी होंगे। वहाँ भी रीजनिंग पूछे जाएंगे, लेकिन यह कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो होंगे उसमें रीजनिंग का सिलेबस कोई एडिशनल नहीं होंगे, उसी प्रकार का सिलेबस होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है, इसको सर समझाएंगे। अब रीजनिंग के बारे में यह समझिएगा कि रीजनिंग कोई विषय नहीं है। अगर रीजनिंग विषय होता तो निश्चित तौर पर इससे बीए होता, पीएचडी होता, क्या आवाज, इससे ग्रेजुएशन होता, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मुलाकात होता। लेकिन हमसे इस रीजनिंग विषय से कहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जनरल कंपटीशन में जो इसका उपयोग हो रहा है, उस समझने का चीज़ यह है कि आखिर इतना क्यों इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह प्रैक्टिकल चीज़ है। जब आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया, बैंक में सिलेक्शन हो गया, या किसी अन्य सेक्टर में सिलेक्शन हो गया,
तो वहाँ पर आपका माइंड कितना काम करता है, प्रेजेंस ऑफ सिचुएशन कितना काम करता है, उस प्रेजेंस ऑफ सिचुएशन पर, उस प्रेजेंस ऑफ माइंड पर इस रीजनिंग का डिपेंडेंसी डिपेंड करता है। क्योंकि आप क्या पढ़ कर गए हैं, क्या बना कर गए हैं, डजेंट मैटर, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने के साथ आप किस प्रकार से वहाँ काम करेंगे, उसके ऊपर यह रीजनिंग का डिपेंड करता है सिलेबस। रीजनिंग आपको इसलिए परीक्षण करता है कि आप उस कुर्सी पर लायक बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपका सिलेक्शन होकर कर्नाटका भेज दिया गया। कर्नाटका में कोई व्यक्ति आपको न जानता है न पहचानता है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज है, वहाँ का ज्योग्राफी चेंज है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वहाँ काम करना है क्योंकि हमारी नौकरी है। तो उस नौकरी का परीक्षण कैसे वहाँ पर हम अपने काम को निकाल सकते हैं, इसी का टेस्ट रीजनिंग के द्वारा लिया जाता है। रीजनिंग खुद आप जानते हैं कि तर्क शक्ति, तर्क मतलब बहस, शक्ति मतलब पावर, लेकिन वो बहस और पावर नहीं जो अनप्रैक्टिकल होता है। बहस और पावर का मतलब होता है कि जो प्रैक्टिकल होता है, सैद्धांतिक होता है, थ्योरेटिकल होता है, उस आधार पर आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें आपको बहुत सारे लेसन पढ़ने मिलेंगे, जैसे जैसे आप जाएंगे बहुत सारे लेसन इसमें पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। जैसे आप जाएंगे तो इसमें लेसन में आपको जैसे साइलोलिज्म मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद ये आपको मिल जाएंगे इसमें अल्फाबेट रिलेशनशिप, मिलेंगे डाइस, मिलेंगे क्यूब, मिलेंगे कैलेंडर, मिलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, मिलेंगे लेटर सीरीज टाइप 1, लेटर सीरीज टाइप 2, मिलेंगे वर्ड अरेंजमेंट, मिलेंगे वर्ड अरेंजमेंट के बाद आपको मिलेंगे वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपको मिलेंगे सीक्वेंस ऑफ वर्ड, उसके बाद मिलेंगे अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट। अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट के बाद आपको मिलेंगे वर्ड वेन डायग्राम, इस वर्ड वेन डायग्राम के बाद आपको पढ़ना है अच्छा रोशन कुमार जी, अजीत कुमार, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, थैंक यू। अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट के बाद आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग,
उसके बाद पढ़ना है ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप के बाद आपको पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद आपको पढ़ना है पजल टेस्ट, पजल टेस्ट के बाद आपको पढ़ना है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बाद आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट एंड पासवर्ड, इनपुट आउटपुट एंड पासवर्ड। उसके बाद आपको पढ़ना है क्लॉक, क्लॉक के बाद आपको पढ़ना है, ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग के पार्ट हो गए। इस जितने पार्ट हैं ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग हो गए। अब हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको पढ़ना है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, पैसेज कंक्लूजन। उसके बाद आपको पढ़ना है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के बाद आपको पढ़ना है तो पानी दे। उसके बाद पढ़ना है अल्फाबेट कोडिंग, बाइनरी प्रॉब्लम्स, और एक लेसन मिला के पढ़ा दूंगा मिसलेनियस। तो इतने सारे आपको टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद नॉन वर्बल में आपको पढ़ना पड़ेंगे उसके बाद नॉन वर्बल में देखेंगे। नॉन वर्बल में आपको पढ़ना है सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन,
is analogy, classification, grouping of identical figure, grouping of identical figure, paper cutting and folding, embedded figure, उसके बाद आपको पढ़ना है उस एम्बेडेड फिगर के बाद आपको पढ़ना है मिरर इमेज, उसके बाद आपको पढ़ना है वाटर इमेज। अन्य सारे और लेसन इसके अंदर इंक्लूड होंगे। जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे वो सारे लेसन उसके अंदर मिलते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अब यह है कि कल से डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास होगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि रीजनिंग जो आप तैयारी करेंगे उसमें आपको सारे पीडीएफ फाइल पर मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ मेरी एक लिखी हुई पुस्तक आती है राहुल सर का, एस चंद पब्लिकेशन से, वो आप खरीद सकते हैं, बाजार से मिलेंगे, आप उसको ले सकते हैं या आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें हर लेसन का क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आप उससे बनाते जाएंगे, तो दोनों से आपका काम चलता रहेगा। उसके बाद फिर मैथ्स का भी सर आएंगे, वो आपको बताएंगे कैसे कैसे अनुसारा चीज़ करना है। इंग्लिश वाले सर भी आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। ये चैनल आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज पहला दिन क्लास है, बहुत कुछ बताने नहीं जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक की शुरुआत थोड़ा सा ये जो बोर्ड आ जाएंगे आपको उसके द्वारा लिया जाएगा, जो आज आ जाएंगे। हाँ, आज फर्स्ट डे है, उसमें ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आ गया है जिसके कारण वो मार्केट में फंस गए हैं। तो हर विषय के आपको बहुत बारीकी से मिलते चलेंगे, आपको केवल पढ़ना है। टेस्ट भी मैं लेता रहूँगा, आपके पीडीएफ फाइल पर टेस्ट जाएंगे, इंक्लूड करूँगा उसको। ऐप भी आ जाएंगे, सारे चीज़ आ जाएंगे, जैसे जैसे सारे व्यवस्था होंगे वो सारे चीज़ आते रहेंगे। मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत गुड मॉर्निंग। रेगुलर क्लास ही चलेगा, सब चीज़ होगा आप लोग का। अंतर सिर्फ इतना है कि रीजनिंग मेरा जिम्मेवारी है और इस रीजनिंग के जिम्मेवारी को मैं बहुत बारीकी से निभाने का कोशिश करूँगा आपको। और इसका टॉपिक जो ही मैं शुरुआत करूंगा तो इस टॉपिक पर जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस सारा चीज़ मैं करवा दूंगा। एक प्रश्न भी उसके अलावे आपसे नहीं पूछे जाएंगे। वो सैलोलिज्म का क्वेश्चन हो, लेस देन ग्रेटर देन का क्वेश्चन हो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो, जिस लेसन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे प्रश्न होंगे। और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि रीजनिंग एक स्कोरिंग चीज़ है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको टाइम बॉन्ड के साथ बनाया जाता है, टाइम बॉन्ड के साथ बना दिया जाता है और इसमें 100% एक्यूरेसी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर वो 10 क्वेश्चन दिया है तो ये 10 क्वेश्चन को समय के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ट्रिक एक अट्रैक्टिव चीज़ ज़रूर हो सकता है लेकिन यह यूज़फुल शब्द नहीं हो सकता है। ओरिजिनल हम लोग को कंसेप्ट पर ध्यान देना है। ओरिजिनल हम लोग को कंसेप्ट पर ध्यान देना है क्योंकि मेरे विचार से
जिसका कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेटर होते हैं। वो क्वेश्चन किसी भी तरह से उसको पूछेगा तो सारे प्रश्न का उत्तर वह दे सकता है। जितने भी प्रश्न उससे पूछे जाएंगे उस सारे प्रश्न का उत्तर उस कंसेप्ट से दिए जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर आपका स्कूल है या कोचिंग सेंटर है, या आपका कोचिंग सेंटर है, या आपका कोचिंग सेंटर है, और यहाँ आपका घर है या आपका घर है, डेरा है। इस घर से इस कोचिंग सेंटर में अगर आना है और यहाँ से आने का अगर कई रास्ताएं हैं, सारे रास्ते हैं इस यहाँ पे पहुँचने का, आने का बहुत सारे रास्ते हैं। अगर इस घर से इस कोचिंग में आने का सारा रास्ता आपको मालूम है, टोटल रास्ता से मुलाकात करवा दिया जाए, तो सबसे छोटी रास्ता कौन सी है, सबसे सीधी रास्ता कौन सी है, उसको आप स्वयं निकाल लेंगे। लेकिन अगर एक ही रास्ता से अगर अवगत कराया जाए और भविष्य में यह रोड जाम हो जाए, कहीं कोई समस्या हो जाए, तो शायद आप अपने मंजिल के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो रोड जाम हो उसका भी उपाय जानना चाहिए, रोड जाम नहीं हो सीधे मंजिल के पास पहुंच जाए वो भी जानना चाहिए। अर्थात कोई भी समस्या आए तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पहुंच जाऊं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखो, रीजनिंग एक बहुत मज़ेदार विषय है। इसको टेंशन से मत पढ़ना कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसको बहुत जॉली मूड से पढ़ना। अगर तुम सोच लोगे कि हमको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो ये तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं पढ़ाई हो पाएगा क्योंकि तुम तो इसको सब्जेक्ट मान लोगे, और मैं तुमको बोला हूँ कि जब तुम सब्जेक्ट मान लोगे तो रीजनिंग सब्जेक्ट तो है नहीं। अगर सब्जेक्ट होता तो ऑनर्स होता। इसको टेंशन फ्री पढ़ना, इसको सीखने की ललक से पढ़ना, सीखने की लालसा से पढ़ना, जिसके अंदर यह अगर आने लगेगा, सर क्लास ऑफलाइन भी चलेगी क्या, सर ऑनलाइन भी क्लास चलेगा, सब चीज़ चलेगा, आप लोग खाली सही रहिए, हर चीज़ चलेगा। रीजनिंग के बादशाह तो आप बेशक हैं, मगर ऑफलाइन क्लास में कोर्स बहुत स्लो पढ़ाते हैं। जैसे आपके कोर्स 2 साल में समाप्त हो जाते हैं। अच्छा भाई, ये भी होता है, लॉकडाउन 2 साल हो गया। ये मेरा नहीं है, ये मैं तो आपको कोरोना काल के कारण हो गया है, लेकिन खैर चलिए। तो सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग एक पढ़ने की लालसा है, ललक है, और उसको पढ़ना है, बहुत तरीका से पढ़ना है। हाँ, मेरा क्या काम है, देखिए एक शब्द आपको समझा देता हूँ कि मेरा क्या काम है। प्लेयर आप लोग ही हैं। कोचिंग जो है, यह कोच से बना है, प्लस आईएनजी है। अगर इस आईएनजी को हटा दीजिएगा तो कोच हो जाता है। तो कोच का काम फील्ड में जाकर खेलना नहीं है, खेलता प्लेयर ही है, लेकिन कोच का काम होता है निर्देश देना, उसको डायरेक्शन देना कि कहीं उससे गलती तो नहीं हो रहा है, उसकी गलती से अवगत कराना, उसको बताना। अगर वह कोच उसको बता लिया, उसको समझा दिया, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि यह एक क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया, जैसे यह एक क्वेश्चन दिया गया डाइस का, मैंने यह एक क्वेश्चन तुमको डाइस का दे दिया और यहाँ लिख दिया गया 5 2 1, यहाँ लिख दिया गया 5 6 4, और इसमें कोई तुमसे पूछ देगा कि ये बताइए कि 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, ऐसे दे दिया 4 का अपोजिट मुझे बताइए। तो कोच का सिर्फ कितना काम है कि तुम जानते सब हो, लेकिन इसको समय के बॉन्ड के साथ हम कैसे तुरंत इसको बनवा दें, कैसे तुरंत इसको निकलवा दें, तुरंत टाइम बॉन्डिंग के साथ तुरंत इसको किस प्रकार से मैं करूं कि वो यहाँ से निकल जाए। तो अब मैंने आपको बोला कि 4 का अपोजिट क्या है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं कैसे इसको सॉल्व करा दूंगा तुमको सेकेंड भर के अंतर्गत
कि पासा है, इसका लेफ्ट पोर्शन यह है और इसका लेफ्ट पोर्शन यह है। ये दोनों पर सेम चीज़ है, सेम अंक है, कॉमन है। लेकिन इस पासा का यह लेफ्ट है और इस पासा का भी यह लेफ्ट है, और दोनों अगर सेम फेस पर कॉमन हो तो इसको अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है। इस सतह का अपोजिट यह सतह और इस सतह का अपोजिट यह सतह। कब? जब दोनों सतह पर कॉमन सेम हो और दोनों सेम डायरेक्शन में हो, लेफ्ट लेफ्ट, तो इसको निकालना बहुत आसान है। अगर कोई पूछ देगा तो 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट जो संख्या इसमें बच गया है वही इसका अपोजिट हो जाएगा, 5 का अपोजिट 3। अब इसमें आपका पूछा था कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें 4 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। इसमें जो ही पूछेगा कि 4 का अपोजिट बताइए, तो जिस ऑप्शन में आपका 1 दिया रहेगा उसमें टिक लगा देंगे। तो कोच का काम यही है कि जैसे देखिए हम कैसे तुरंत कर दिए आपको, आप इसको परीक्षा हॉल में आता, आप तुरंत इसको सॉल्व कर देते इस सेकंड भर के अंतर्गत। क्या भाई, तो 2 का अपोजिट क्या है, तो सीधे देख लेते कि लेफ्ट लेफ्ट दोनों पर 5 5 है, एक ही डायरेक्शन में कॉमन है, तो 2 का अपोजिट 6 है या 6 का अपोजिट 2 है। अब सेकंड भर के अंतर्गत बना के निकल जाते। तो कोच का काम यही है और यही मेरा काम है। लेकिन अब आपको इसको अन्य सारे तरीके, बस इसी से मत समझ लीजिएगा कि डाई समाप्त हो गया। एक छोटी सी बात मैंने आपको बताया कि इसको कैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। उसी प्रकार से ब्लड रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आते हैं, या क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, या कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, या क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं। आप उसको देखते ही बना सकते हैं, सेकेंड भर के अंदर बना सकते हैं, आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए कंसेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, उसके लिए कंसेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। अब जैसे मैंने इस कॉमन फेस को बता दिया, तो ये कॉमन फेस को ही क्यों चुनते हैं, लेफ्ट वाले को ही क्यों लेते हैं, इसका अपोजिट यही क्यों होता है, 1 का अपोजिट 4 क्यों होगा, इस सतह का अपोजिट इस सतह क्यों जाएगा। इसका जब तक आप कंसेप्ट नहीं जानेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में वह जानता है कि सभी लोग प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन हम कौन सा प्रश्न पूछे जो मेरे कुर्सी के लायक, मेरे पद के लायक वह लड़का पहुंच जाए वहां पर। तो इसको बनाने के साथ इसका कंसेप्ट भी जानना आपको बहुत जरूरी होगा। कंफर्म? तो आज आपको मैंने इसका सिलेबस का जानकारी दिया। अगले क्लास में फिर मैं आपसे मिलूंगा, टॉपिक को बताऊंगा, शुरुआत करूंगा, आगे देखता हूं और कैसे सब हो सकता है। थैंक यू, ठीक रहिए, बेस्ट ऑफ लक।